अच्छा बेटा, तो लास्ट क्लास में हमारी बात हुई थी रिएक्शंस ऑफ इथीन के हवाले से, और दो रिएक्शंस हमने पढ़े थे। एक था हाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ इथीन, एक था हेलोजनेशन ऑफ इथीन। अब तीसरा रिएक्शन देख लेते हैं। हमारे पास जो तीसरा रिएक्शन है बेटा, वो है हाइड्रेशन ऑफ इथीन। हाइड्रेशन ऑफ इथीन। कोई मुझे हाइड्रेशन का मतलब बताएगा? Addition of water. Dehydration of water. Addition of water. एडिशन ऑफ Addition वाटर। of water. एडिशन ऑफ वाटर किसमें? Ethene में. हम्म, अच्छा जी। अगर मैं इथीन में डायरेक्टली वाटर के वेपर्स को या वाटर को ऐड करूं, तो किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं होता, यानी कि वाटर इथीन के मॉलिक्यूल में ऐड नहीं होता। ठीक है, तो अब फिर सर, यही काम अगर मैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड करूं, यही काम अगर मैं इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड करूं, तो रिएक्शन हो जाता है। अच्छा, वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है वो H और OH दो आइंस में डिस्पर्स होता है, ठीक है ना। तो CH2 अच्छा, एक एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन लग गया और एक कार्बन के साथ OH लग गया। ठीक है, ये बात समझ में आई? जी सर. Yes sir. अच्छा, अब इसका जनरल मैकेनिज्म मैं खुद लिख रहा हूँ, तो इसमें कुछ चीजें मुझे जरा समझानी है, अजान के बाद बात करता हूँ। अच्छा, अब जरा इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखिएगा, वाटर के साथ किस तरीके से होता है। पहले स्टेप में क्या होता है, इथीन मॉलिक्यूल का रिएक्शन होता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। याद रहे, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एज कैटलिस्ट एक्ट कर रहा है। और कैटलिस्ट के बारे में कल मेरे ख्याल से शायद मिर्जा ने सवाल किया था, तो मैंने कल भी कहा था कि कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन में हिस्सा लेता है और रिएक्शन की स्पीड को स्लो डाउन कर देगा, तेज कर देगा, मतलब रिएक्शन की के जैसे कह सकते हैं कि मैकेनिज्म को और मैकेनिक्स को चेंज करता है। ठीक है, बट इन द एंड ऑफ द रिएक्शन वो कैटलिस्ट ऐसी का ऐसी वापस आ जाता है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन के अख्ताम पर। तो सबसे पहले इथीन का जो मॉलिक्यूल है बेटा, वो सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल अब तक जब भी आपने इसकी डीकम्पोजिशन देखी होगी, तो मेरे ख्याल से आपने इसकी डीकम्पोजिशन इस तरीके से देखी होगी, H पॉजिटिव, 2H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव। अभी तक आप लोगों ने इसको ऐसे ही देखा होगा। लेकिन इथीन की सूरत में ये डीकम्पोजिशन इस तरीके से नहीं होती, क्योंकि इथीन की सूरत में सल्फेट का जो मॉलिक्यूल होता है, एक और बात यहाँ पे थोड़ा सा बता दूं, सल्फेट का जो आयन होता है वो एक स्टेपल कंपाउंड रेडिकल होता है। स्टेबल कंपाउंड रेडिकल मतलब ये कि ये स्टेबल है और इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता कि ये सल्फेट के मॉलिक्यूल से डायरेक्टली जाकर लगे। ठीक है, तो इसकी जो यहाँ पर ब्रेकिंग होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि इस H2SO4 में से सिर्फ एक H अलग होता है और बाकी HSO4 एक तरफ ही रहता है, जिसे हम HSO4 नेगेटिव भी कहते हैं। अच्छा, अब ये पार्शियली पॉजिटिव है, पार्शियली नेगेटिव है, तो ये जो इथीन के रिएक्शन का एक जनरल मैकेनिज्म है ना,
ये वाला इलेक्ट्रॉन का टूटना, इसका आना, उसका जाना, ये सारा स्टेप, ये सारा मैकेनिज्म इस वाले स्टेप में यानी कि रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड वाले स्टेप में अप्लाई हो जाता है। मैंने वो लिखा नहीं है सारा, अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं, लेकिन मैंने वो नहीं लिखा, बस ये इस वाले स्टेप में ही पूरा जनरल मैकेनिज्म अप्लाई हो जाता है। अब ये जो कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड का नाम क्या होता है? इस कंपाउंड को कहते हैं हम इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, और ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट का जो कंपाउंड होता है ये इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट का जो कंपाउंड है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, सॉरी स्टेबल नहीं होता, सॉरी इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता। तो दैट्स व्हाई अब ये फर्दर ऑन डिकम्पोजिशन की तरफ जाएगा। अच्छा, फर्दर ऑन डिकम्पोजिशन इसे कहाँ से मिलेगी? वाटर से मिलेगी। एक चीज पे जरा गौर करो, जब मैंने डायरेक्टली वाटर को मिलाया था तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ था। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ और मेरे पास इथाइल अल्कोहल फॉर्म हुआ, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में ऐसा क्या हुआ? असल में सल्फ्यूरिक एसिड ने इस इथीन के मॉलिक्यूल को इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट में बदल दिया, ठीक है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट में बदल दिया। और ये जो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट का मॉलिक्यूल होता है, बेसिकली ये मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है बेटा वाटर के साथ। इथीन का मॉलिक्यूल रिएक्ट नहीं करता, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट का मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो HSO4 नेगेटिव आयन था, ये एक अनस्टेबल सा आयन है, ठीक है। अच्छा, अब देखो आयनिक स्टेबिलिटी की अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, H2SO4 अगर फॉर एग्जांपल डिकम्पोज होता है 2H पॉजिटिव और सल्फेट नेगेटिव में, इसी तरीके से H2SO4 अगर डिकम्पोज होता है H पॉजिटिव और HSO4 नेगेटिव में, तो ये वाली डिकम्पोजिशन इज मच मोर स्टेबल। ये वाली डिकम्पोजिशन है ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस वन। तो अब चूंकि ये वाली डिकम्पोजिशन अनस्टेबल है, तो स्टेबिलिटी हासिल करने की तरफ तो हर चीज मूव करती है, इस दुनिया की हर चीज स्टेबिलिटी की तरफ मूव करती है। तो ये जो HSO4 नेगेटिव का मॉलिक्यूल होगा, देन ये फर्दर ऑन रिएक्ट करेगा वाटर के साथ। इसमें जो ये H पॉजिटिव आयन है ये नेगेटिव है, ये इसके साथ मिलकर दोबारा से क्या फॉर्म करेगा? ये दोबारा से फॉर्म हो गया H2SO4, ठीक है। और अब चूंकि इधर से एक बॉन्ड वैकेंसी क्रिएट हुई HSO3 के जाने के बाद, HSO4 के जाने के बाद, तो उस जगह पर OH आकर अटैच हो जाएगा। दैट इज द केस। क्लियर है? Yes, sir. कोई सवाल इसमें? सर ये ऊपर वाले में डिकम्पोज क्यों नहीं हुआ, जो आप बोल रहे हैं कि वो स्टेबल ज्यादा होता है फिर भी? ऊपर वाले में डिकम्पोज नहीं हुआ, मैं समझा नहीं वाली बात। सर मतलब H2SO4 की आपने अच्छा, दो अच्छा, टाइप की बताई है। समझ गया। स्टेबल। तो ये H2SO4 में क्यों नहीं टूटा? जी सर, देखो 2H बेटे, और SO4। मैं समझ गया आपकी बात। देखो बेटे, होता असल में ये है कि किसी भी रिएक्शन में ना हम सिर्फ कंडीशंस बनाते हैं, हम कंडीशंस बनाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। हम कंडीशंस बनाते हैं, उसके बाद की डिकम्पोजिशन तो खुद हो रही होती है। सवाल और आर्ग्यूमेंट बहुत अच्छा है कि इफ दिस कंडीशन इज स्टेबल, तो आयन इस कंडीशन में क्यों नहीं टूटा? लेकिन अगर ऐसी कंडीशन में टूटता बेटा, तो दो H पॉजिटिव आयंस मिलते, दो H पॉजिटिव आयंस यानी कि दो H को आप कहाँ लगाते? क्या कार्बन के पास दो H की जगह है? तो जवाब नो होगा सर। नहीं। तो इस वजह से ये एक में ही टूटा, क्योंकि कार्बन के पास जगह एक की है ना। अगर इसके पास जगह दो की होती तो देन देयर इज अ चांस के ये H2H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव में टूटता, ठीक है। ओके सर। सर और इसमें निकेल का इस्तेमाल नहीं हो सकता था ऐसा कैटलिस्ट? निकेल का इस्तेमाल हाइड्रोजन ऐड करने के लिए होता है। तोड़ने के लिए नहीं होता? हम्म।
ओके सर। अच्छा बेटा, अब चौथी रिएक्शन के टाइप देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ हेलोहाइड्रीन। हेलोहाइड्रीन का बनना, इसमें सबसे पहला जो पार्ट है वो है रिएक्शन विद हाइपोक्लोरस एसिड। हेलोहाइड्रीन कौन से कंपाउंड होते हैं अभी थोड़ी देर में बताता हूं, और पहले तो हम ये रिएक्शन लिख लेते हैं। CH2 डबल बॉन्ड विद CH2, इसका रिएक्शन मैं करवा रहा हूँ हाइपोक्लोरस एसिड के साथ। बेटा हाइपोक्लोरस एसिड क्या होता है? ये होता है HOCl। इस एसिड को कहते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। मैं यहाँ नाम लिख देता हूँ इसका, हाइपोक्लोरस एसिड। तो क्लोरीन हमारे पास पार्शियली पॉजिटिव है और OH जो है हमारे पास वो पार्शियली नेगेटिव है। इसके बाद यहाँ पर अच्छा, ये रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर होगा। बेसिकली ये जो हाइपोक्लोरस एसिड होता है ये वाटर में ही, मतलब वाटर ही होता है एक तरीके से, यानी इसके कॉम्पोजिशन में वाटर शामिल है। सर जी। सर क्लोरीन तो नेगेटिव होता है, तो ये पॉजिटिव। बेटा कोई भी चीज नेगेटिव तब होती है जब उसमें इलेक्ट्रॉन की ज्यादती हो जाए अपनी औकात से, और कोई भी चीज पॉजिटिव तब होती है जब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए अपनी औकात से। ठीक है? पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज फिक्स नहीं है किसी भी चीज के लिए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन एटम कि वो बिहेव किस तरीके से कर रहा है। इफ इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन then it gets positive charge, and if it is gaining electron then it gets negative charge। ये चीज है। तो सर हाँ, यहाँ पर OH ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बिल्कुल क्लोरीन से। बिल्कुल। इसमें ये चीज हो सकती है कि हाँ, आप अगर नॉर्मल बिहेवियर की बात करें ना कि सर नॉर्मली क्लोरीन नेगेटिव होता है, तो मैं कहूंगा जी बेटा आप सही कह रहे हैं, लेकिन इट कैन बी पॉजिटिव। ये नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव होगा, नेगेटिव में भी 1 होगा, क्लोरीन -3 भी होता है बेटा। तो वो प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि बस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो नेगेटिव और लूज कर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज। नॉर्मल जो बिहेवियर्स हैं वो आपको पढ़ाए गए हैं। ठीक है? कि पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट वाले एलिमेंट ज्यादातर पॉजिटिवली चार्ज हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, राइट वाले एलिमेंट जो है वो नेगेटिवली चार्ज हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ये नॉर्मल बिहेवियर है, बट इससे हटकर भी बात हो सकती है। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा तो सेम बिल्कुल मैकेनिज्म के साथ रिएक्शन होगा बेटा, जैसा आप लोग अभी तक करते हुए आए हो, पहले भी करवाया ये रहा मैकेनिज्म। और कल मैंने बच्चों को जिनको कहा था, सबको ही कहा था बल्कि, कि मैकेनिज्म लिख के दिएगा, तो माशाल्लाह से तकरीबन अच्छे खासे बच्चों ने मुझे लिख के दिया है, और कुछ अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि वो इस साल पेपर का रिजल्ट आ जाए पहले सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का, उसके बाद वो मुझे लिख के देंगे। तो बेटा उसके बाद दे दीजिएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। क्या लिख के देना सर? बेटा मैकेनिज्म लिखना था, कल की क्लास में बताया था। सर इससे पहले वाला लिख कर दिया था आपने, कल का तो नहीं बताया था। हाँ, तो मैंने इसका कहा था ना, ये वाला जो था हेलोजनेशन ऑफ ईथीन, इसका मैकेनिज्म लिखने का था। सर नहीं कहा था। नहीं नो कहा सर था? आपने नहीं कहा। हाँ, तो फिर मैंने नहीं, सेक्शन नहीं ए कहा वालों था। को, सेक्शन ए वालों को कहा होगा, सेक्शन ए वालों को कहा होगा। तो एक काम कर यस लेना, सर। अब इसका हेलोजनेशन ऑफ ईथीन का मैकेनिज्म लिख लेना, हाइड्रेशन ऑफ ईथीन में इसके अंदर का जो मैकेनिज्म है ना, जिसमें वो ईथीन वाला जनरल मैकेनिज्म अप्लाई हो रहा है, वो लिख लेना। लिख के सिर्फ चेक करा दो, भले कॉपी में फेयर नहीं करो। असल चीज ये कि आपको आना चाहिए, आ गया काफी है। तो एक कार्बन के साथ आपके पास OH अटैच हो जाएगा और एक कार्बन के पास आपके
क्लोरीन अटैच हो जाएगा। बेटा इस कंपाउंड को हम कहते हैं हेलो हाइड्रीन। हेलो हाइड्रीन तो तब कहूंगा जब हेलोजन की कोई सी भी मतलब कोई सा भी हेलोजन हो, लेकिन यहाँ पर चूंकि क्लोरीन लगा है तो मैं इसको कहूंगा क्लोरोहाइड्रीन। ये है हमारे पास बेटा क्लोरोहाइड्रीन। ठीक है। अच्छा, अब क्लोरोहाइड्रीन अगर आप लोगों ने देख लिया है तो मैं यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा लिख दूं। दिस मेथड इज वैलिड ओनली फॉर the preparation of क्लोरोहाइड्रीन। ये मेथड सिर्फ और सिर्फ क्लोरोहाइड्रीन बनाने में इस्तेमाल हो सकता है, बिकॉज अदर hypohalous acid do not exist। अच्छा, ये जो मेथड मैंने अभी आपके सामने लिखा है, इस मेथड से सिर्फ आप क्लोरोहाइड्रीन बना सकते हो, ब्रोमोहाइड्रीन, फ्लोरोहाइड्रीन या आयोडोहाइड्रीन नहीं बना सकते। क्यों? उसकी वजह यह है कि इस रिएक्शन के लिए आपने हाइपोक्लोरस एसिड का इस्तेमाल किया है, जिसे हम हाइपोहेलोअस एसिड भी कहते हैं। हाइपोहेलोअस एसिड HOCl होता है तो आपने क्लोरोहाइड्रीन बना लिया। HOBr, HOI और HOF, इन तीनों में से कोई भी नहीं होता। इन तीनों में से कोई भी नहीं होता, यही तीन होते हैं, सर तो हमने इनको लिखा है। जी बेटे। सर इस रिएक्शन में जैसे आपने H2O इस्तेमाल किया है, तो इसके लिए तो फिर 3 स्टेप्स में नहीं होगा रिएक्शन। पहले इथीन जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ होगा, फिर वाटर के साथ होगा और फिर हाइपोक्लोरस एसिड के साथ। बेटा ये जो HOCl है ना, असल में ये वाटर के साथ मिक्स्ड है। ठीक है। जैसे कि मैं अगर तुम्हें समझाऊं, HCl आप कहते हो एसिड है, ठीक है। मैं कहता हूं एसिड, HCl एसिड नहीं है, HCl तो एक एसिडिक गैस है। जब तक मैं HCl को वाटर में डिसॉल्व नहीं करूंगा तब तक वो HCl एसिड नहीं बनेगा। तो ये जो हाइपोक्लोरस एसिड है, इसका भी सेम फिनोमिना है कि ये वाटर में मिक्स्ड होता है। बेसिकली ये फिजा, हवा से और मुख्तलिफ जगह से वाटर एब्जॉर्ब करने की भी सलाहियत रखता है। तो ये जो वाटर है ये हाइपोक्लोरस एसिड का ही बेसिकली कॉम्पोजिशन है। तो अलग अलग रिएक्शंस नहीं होते इथीन के। इथीन को वाटर से रिएक्ट करने के लिए जरूरी है कि वहां पे सल्फ्यूरिक एसिड हो। सल्फ्यूरिक एसिड तो है ही नहीं, पहला मसला तो ये है। और दूसरा मसला ये है कि वाटर जो है वो हाइपोक्लोरस एसिड का कॉम्पोजिशन है, हमने अलग से वाटर यहाँ पे एज कैटलिस्ट लिया हुआ नहीं। ठीक है। जी सर। अच्छा, ये वाली स्टेटमेंट समझ में आ गई जो मैंने बाद में आखिर में दी है? जी सर। ठीक है सर जी। सर क्लोरीन भी हेलोजन है और ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन ये भी हेलोजन है, तो ये क्यों ऐसे HOBr और HOI नहीं बनाते? बेटा देखो, इसके मल्टीपल रीजंस हैं। फ्लोरीन की सूरत में असल में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा होती है कि वो HO के साथ पार्शियली पॉजिटिव नहीं हो पाता। ठीक है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा होती है कि वो HO के OH के साथ पार्शियली पॉजिटिव नहीं हो सकता। तो इस वजह से ये जो हाइपोहेलोअस एसिड होते हैं, इसमें हेलोजन हमारे पास पार्शियली पॉजिटिव होना चाहिए, तो फ्लोरीन तो पार्शियली पॉजिटिव हो ही नहीं पाता। ठीक है। अब आ जाओ HOBr और HOI पर। इसमें इशू ये होता है बेटा कि आयोडीन और ब्रोमीन का एटॉमिक साइज बहुत बड़ा होता है, तो वो मॉलिक्यूल्स आपस में जो जैसे कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के एटम पर जगह नहीं होती। ये जो HOBr होता है या HOI होता, तो इसमें होता ये कि अगर फॉर एग्जांपल ये ऑक्सीजन का एटम है, तो इस ऑक्सीजन के एटम पर एक तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है और दूसरी तरफ यहाँ पर आपके पास आयोडीन और ब्रोमीन के एटम को लगना है, जिसके लिए जगह नहीं।
तो दैट्स व्हाई HOBr और HOI पॉसिबल नहीं होता। सर यहाँ हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकती? बेटा हाइब्रिडाइजेशन तो ऑर्बिटल्स की होती है ना, जब एटम जुड़ेगा तो एटम का पूरा पूरा स्ट्रक्चर, पूरी मॉर्फोलॉजी जुड़ती है ना आपस में। बेशक कनेक्टिव लिंक जो होता है वो ऑर्बिटल होता है, लेकिन पूरे ऑर्बिटल का एक मॉर्फोलॉजी भी तो आकर एटम पर जुड़ती है ना, हम उसको तो इग्नोर नहीं कर सकते। ओके सर, ओके। अच्छा, अब अगला देख लेते हैं। हमारे पास पार्ट ए हमने कर लिया, रिएक्शन विद हाइपोक्लोरस एसिड। पार्ट बी देख लेते हैं। पार्ट बी है रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर से अगर रिएक्शन कराएं तब भी हो जाता है। ब्रोमीन वाटर क्या है? ब्रोमीन लिक्विड है, इसको आप अगर पानी के साथ मिक्स कर लें तो ये ब्रोमीन वाटर आपके पास रेडी हो जाता है। ठीक है, अब अगर इसका मैं डायरेक्टली मैकेनिज्म लिखूं तो रिएक्शन मैकेनिज्म डबल बॉन्ड CH H। अच्छा, ब्रोमीन वाटर का मतलब ये है कि Br2 अपनी कॉम्पोजिशन में है। ठीक है, Br2 अपनी कॉम्पोजिशन में है। वाटर से यहाँ पर कोई अभी फिल वक्त रिएक्शन नहीं है। फर्स्ट स्टेप यहाँ पर देखो क्या होगा। अब अगेन आपके पास एक Br पॉजिटिव बनेगा और एक Br नेगेटिव हो जाना है। ये तो बात हम कल भी कर चुके हैं, जैसे कि हेलोजिनेशन में मैंने करवाया था। एक ब्रोमीन पॉजिटिव होगा, एक ब्रोमीन नेगेटिव होगा। अच्छा, जो पॉजिटिव वाला ब्रोमीन होगा वो इन दोनों कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास पाई कॉम्प्लेक्स है। अब ये ब्रोमीन एक कार्बन के साथ अटैच हो चुका है। अच्छा, जिस कार्बन के साथ अटैच होगा दूसरे पर ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये हमारे पास फॉर्म हो गया कार्बोनियम आइन। ये हमारे पास आ गया बेटा कार्बोनियम आइन। अच्छा, अब इस कार्बोनियम आइन को मैं फर्दर ऑन रिएक्शन की तरफ ले जाऊं। पॉजिटिव चार्ज यही रहेगा। अच्छा, अब रिएक्शन में हमारे पास अब क्या बचा हुआ है? एक तो ब्रोमीन नेगेटिव है, कि ब्रोमीन जब टूटा था तो एक पॉजिटिव आके यहाँ पे अटैच हो गया था, एक नेगेटिव वाला बचा हुआ था, और H पॉजिटिव है, साथ में OH नेगेटिव है। अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज आइन है कार्बन का, ये पॉजिटिवली चार्ज आइन किसी नेगेटिव को अपने पास लेगा। अब बताओ किस नेगेटिव को अपने पास ले, ब्रोमीन को या OH को? दो नेगेटिव्स है ना। ब्रोमीन। नहीं, यहाँ पर OH OH आएगा। अच्छा, OH क्यों आएगा? बिकॉज एज कंपेयर टू ब्रोमीन OH इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है बेटे। जी सर। तो अब यहाँ पर क्या बना? यहाँ पर आपके पास इस OH ने आकर अपना एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ पहले तो इस इलेक्ट्रॉन को दे देना है, और उसके बाद उसी इलेक्ट्रॉन के साथ इसने कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेना है। तो ये OH बन गया। ठीक है, ये बन गया आपके पास ब्रोमोहाइड्रीन। अच्छा, ये H और ये Br मिलकर इन दी एंड HBr क्रिएट कर लेते हैं।
ये आपके पास बन गया ब्रोमोहाइड्रीन। यानी अगर आपको कोई और हाइड्रीन बनाना होता है ना, हेलोहाइड्रीन में कोई और बनाना हो, जैसे क्लोरीन के अलावा ब्रोमीन बनाना है, आयोडीन बनाना है, या फ्लोरीन बनाना है, तो वो उसके लिए आप ये दूसरा वाला तरीका यूज करते हैं। अच्छा, क्लोरीन भी इससे बन जाता है। ब्रोमीन वाटर की जगह क्लोरीन वाटर यूज कर लो, आयोडीन ब्रोमीन वाटर की जगह आयोडीन वाटर यूज कर लो, ब्रोमीन वाटर की जगह फ्लोरीन वाटर यूज कर लो, तो ये सारी चीजें हो जाती है। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब हमारी सीक्वेंस में जो नंबर 5 आ रहा है वो है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ये हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है बेटा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इथीन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन ऐड करना, CH2 डबल बॉन्ड विद CH2 प्लस H2। कुछ रिएक्शन कंडीशंस आएंगी या बिना कंडीशंस की ये हो जाएगा? हीट लगेगी 500 इन द प्रेजेंस ऑफ Catalyst? निकल बिटवीन 250 टू 300 डिग्री सेल्सियस। बेटा हाइड्रोजन ऐड करने के लिए ये कंडीशन याद कर लो, इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं होती हाइड्रोजन ऐड करानी, ठीक है? ओके सर। अच्छा, इसके अलावा एक तो ये तरीका है, सर 1000 ऑफ हीट, वो जो आपने बताया था हीट करके भी कर सकते हैं। 5000 वो उसमें बिना कैटेलिस्ट के होता है। लिख देता हूँ वो इक्वेशन भी, CH2 डबल बॉन्ड विद CH2 प्लस H2, यहाँ पे 5000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दूं। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि दोनों गैसेस जलने वाली है, धमाका ही हो जाएगा अगर ये दोनों जली एक साथ। CH3 CH3। सर एक और रिएक्शन भी था ना वो पोलोडियम वाला, प्लेटिनम वाला। जी बेटा बिल्कुल है, वही लिख रहा हूँ। अगर कैटलिस्ट आप प्लेडियम या प्लेटिनम में से कोई यूज करें तो यही काम रूम टेम्परेचर पे हो जाता है, लेकिन इसको कोई यूज नहीं करता क्योंकि कोई भी इतना अहमक नहीं होगा कि इतने महंगे मेटल्स को इस्तेमाल करे और उससे हाइड्रोजनेशन कराए। रिसर्च की हद तक तो सही है लेकिन प्रॉपर यूज में नहीं है। सबसे ज्यादा मतलब जो एक कॉमन यूज में फैक्टर है वो सबसे ज्यादा यही है, ये वाला जो निकल वाला है, क्योंकि एक तो इसमें टेम्परेचर भी कम चाहिए, दूसरा आपके पास कैटलिस्ट भी इतना कोई खास महंगा नहीं है, दैट्स व्हाई। अच्छा भाई, तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन के बाद सीक्वेंस में जो हमारा अगला रिएक्शन है नंबर 6, फॉर्मेशन ऑफ मस्टर्ड गैस। ये आखिरी है ना? नहीं भाई, अभी भी बाकी है एक तो। क्यों, क्या हुआ? सर 2:15 की क्लास है हमारी। हाँ तो मैंने पौने 2 बजे तक का टाइम लिया है। सर 40 मिनट लग जाते हैं आने में। चलो ये आखिरी कर लेते हैं। सर ये अगर पेपर में आएगा तो इसका जनरल फॉर्मूला भी लिखेंगे? किसका बेटा? अगर ये सारे रिएक्शंस आए तो? नहीं, जनरल फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट जो मेन स्ट्रीम आपकी जो मेन स्ट्रीम इक्वेशन है ना, आप उसको फॉलो करें। देखो, जनरल बताने का मकसद ये होता है कि आप लोग अपने आप को ना उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल पे फिक्स ना करो। जैसे हेलोजन है, मैंने कहीं क्लोरीन की एग्जाम्पल ली हुई है तो आप उसको क्लोरीन पे फिक्स ना करो।
समझ रहे हो? ये जनरल बताने का मकसद ये होता है कि आप उसको दूसरों पर भी अप्लाई कर सकते हो। जहां अप्लाई नहीं कर सकते वहां पे मैं बताता भी हूँ कि देखो यहाँ अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। बाकी आप पेपर जी में सर। मेन स्ट्रीम इक्वेशन लिखते हैं। बेटा ये है मस्टर्ड गैस, बड़ी मशहूर ज़माना बड़ी मशहूर ज़माना गैस, बीटा बीटा डैश डाइक्लोरो डाइथाइल सल्फाइड। इसका ये नाम जो है ना, बीटा बीटा डैश डाइक्लोरो डाइथाइल सल्फाइड, ये याद रखिएगा नाम और इसका स्ट्रक्चर भी, क्योंकि ये पेपर में बहुत ही मुख्तलिफ तरीकों से पूछा हुआ है। कभी इसका नाम पूछ लिया MCQ में, कभी इसका फंक्शन पूछ लिया, कभी इसका यूज भी पूछा हुआ है। तो CH2, अगर हम 2 मोल्स इथीन गैस का रिएक्शन S2Cl2 के साथ कराएं, जिसे हम सल्फर मोनोक्लोराइड कहते हैं, ठीक है, सल्फर मोनोक्लोराइड। तो कुछ इस तरीके से इस सल्फर मोनोक्लोराइड में से एक सल्फर अलग होता है, दूसरे सल्फर और बाकी 2 क्लोरीन के बॉन्ड के बीच में, ये इस तरीके से दोनों क्लोरीन इससे जुड़े हुए होते हैं। यानी कि बेसिक जो मतलब बल्कि मैं अलग से ही बता देता हूँ उसको, रुको। यहाँ पर सल्फर CH2Cl ये बनता है CH2Cl। अब अगर इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करो तो सल्फर डाइक्लोराइड जो सल्फर मोनोक्लोराइड जो होता है, इसके अंदर इस तरीके से बॉन्डिंग हुई हुई होती है। सबसे पहले क्या होता है, जब रिएक्शन होता है 2 मोल्स इथीन के साथ, 2 मोल्स इथीन के साथ जब रिएक्शन हो रहा होता है, तो ये जो डबल बॉन्ड होता है दोनों सल्फर का, सबसे पहले तो ये ब्रेक डाउन होता है। जब दोनों का डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है तो एक सल्फर अलग हो जाता है, दूसरा सल्फर किस कंडीशन में नजर आता है, दूसरा सल्फर इस कंडीशन में नजर आता है। अच्छा, इस कंडीशन में वो ज्यादा टाइम रह नहीं पाता, क्यों? क्योंकि यहाँ पर होता है इथीन। अब इथीन हमें पता है कि एक ऐसी गैस है जो अपने पाई बॉन्ड को खत्म करके हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि वो सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए। हर तरह से, हर सूरत वो कोशिश करेगी किसी तरह उसका सिग्मा बॉन्ड बन जाए, पाई बॉन्ड खत्म हो जाए। तो अब इथीन का मॉलिक्यूल यहां पर अटैक करेगा और अटैक करके समझ लो क्लोरीन और इस सल्फर के बीच में आ जाएगा। अच्छा, अटैक बड़ा फीजिबल भी है, क्योंकि इस अटैक से ना ही सल्फर अनस्टेबल होगा ना क्लोरीन, ऊपर से ये जो इथीन का मॉलिक्यूल है ना, ये और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। मतलब पाई बॉन्ड की वजह से तो ये खुश नहीं है ना इस अपनी जिंदगी में, सही है, तो ये वो खुशी हासिल कर लेगा यहां पर। ठीक है भाई, समझ गए? सर लेकिन जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि जो है पाई कॉम्प्लेक्स होता है, फॉर्मेशन ऑफ पाई कॉम्प्लेक्स, लेकिन यहाँ तो सल्फर सल्फर के दरमियान जिसने पाई और सिग्मा दोनों बॉन्ड्स को रिमूव कर दिया। सिग्मा तो काफी पावरफुल होता है। किसने? इसने इथीन ने रिमूव इथीन के 2 मॉलिक्यूल्स में। हाँ बिल्कुल, ये यहाँ पर ऐसा है कि सल्फर के इसने दोनों मॉलिक्यूल्स को रिमूव किया, और मैंने ये बात बताई थी कि सिग्मा बॉन्ड को बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, सिग्मा बॉन्ड रिमूव नहीं हो सकता या तोड़ नहीं सकता। देखो बेटा, बात असल में मैंने शायद पहले भी इस चीज का जिक्र किया था कि वेरिएशन रहेगी हमेशा बात में। यहाँ पर आप एक चीज पढ़कर चलोगे, थोड़ा सा आगे चलोगे, और वहां पहुंचने के बाद मैं बोलूंगा ओह ये सही नहीं था, अब ये सही है। यहाँ पर ये मसला है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई इनकार नहीं है। एक वीडियो है फेसबुक के ऊपर बड़ी मशहूर है केमिस्ट्री के हवाले से, उसमें कुछ बहुत ही शायाने शान बातें उन्होंने कही हैं केमिस्ट्री के हवाले से, गलत नहीं कही है, सारी बातें सही कही हैं। यहाँ पे अनसर्टेनिटी बहुत होती है। अब यहाँ पर जो तुम बॉन्ड टूटने का कह रहे हो उसकी वजह मैं बता देता हूँ। सल्फर वैसे तो ग्रुप 6 में होता है, और ग्रुप 6 के हिसाब से इसको 2 बॉन्ड बनाने चाहिए, लेकिन सल्फर 4 बॉन्ड भी बनाता है, सल्फर 6 बॉन्ड भी बनाता है।
अब व्हाट इज द मोस्ट स्टेबल कंडीशन ऑफ सल्फर, ये आप जज नहीं कर सकते, ठीक है? जी देखा ओके सर। ओके सर। यहाँ पर ये इन दोनों सल्फर के दरमियान का बॉन्ड जब तक टूटेगा नहीं तब तक मजीद फर्दर ऑन कोई रिएक्शन नहीं होगा। और इस गैस का नाम बेटा मस्टर्ड गैस है, और इसका जो IUPAC नेम समझ लो वो हमने लिख दिया, बीटा बीटा डैश डाइक्लोरो डाइथाइल सल्फाइड। और ये गैस एक वारफेयर गैस है, स्पेलिंग देख लेना, वारफेयर गैस है। इट वॉज यूज्ड इन वर्ल्ड वॉर 1। ये वर्ल्ड वॉर 1 में इस्तेमाल हुई थी लोगों की जान लेने के लिए। जहरीली गैस होती है ये, फॉस्जीन गैस और मस्टर्ड गैस और एक और गैस है जिसका नाम मैं अभी फिल वक्त भूल रहा हूँ। ये 3 गैसेस का इस्तेमाल हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 में लोगों की जानें लेने के लिए, और बहुत ही खतरनाक किस्म की गैसेस होती हैं। केमिकल अटैक की तो वॉरफेयर बड़ी मशहूर है। इससे पहले 1960s में वियतनाम वॉर हुई थी जिसमें अमेरिका ने वियतनाम के ऊपर केमिकल्स गिराए थे। वियतनाम का जो जंगल है उसके अंदर मतलब जो एक पर्टिकुलर पोर्शन है वियतनाम के जंगल का, उस जंगल में आज तक कोई फसल कोई दरख्त नहीं उगता, और उस पूरे एरिया में जहां पर उसने वो केमिकल गिराया था वहां पे उस केमिकल से अफेक्टेड लोग आज भी हैंडीकैप है, आज भी। और आजकल का जो जी दौर है वो गोली बारूद का रहा भी नहीं है, वो केमिकल और बायोलॉजिकल वारफेयर का रह गया। कोई एक सवाल? बात बताएं, इजीली मिल जाती है? वाह, किसको मारना है? बस आप यही सोचेगा मैं सबको मारने। अच्छा, यहाँ पर इसका नाम क्या दिया गया है? बीटा बीटा डैश डाइक्लोरो डाइथाइल सल्फाइड। अब अगर मैं स्ट्रक्चर को जरा यहाँ सामने रखूं, और अब इसमें बेसिकली जो फंक्शनल ग्रुप कंसीडर हो रहे हैं या जो अल्फा कार्बन कंसीडर हो रहा है, अल्फा कार्बन ये दोनों कंसीडर हो रहे हैं। जब ये दोनों अल्फा हैं तो ऑटोमेटिकली ये बीटा और ये बीटा डैश होगा। ये अल्फा है, ये अल्फा डैश है, ये बीटा डैश है। तो बीटा और बीटा डैश डाइक्लोरो, फिर दो इथाइल हैं तो डाइथाइल। हमने जो ये लिखा ना बीटा और बीटा डैश, ये आया है डाइक्लोरो, दो क्लोरीन के बारे में, और फिर डाई इथाइल जो आया है वो इन दोनों से आया है, और सल्फाइड जो है वो अकेला सल्फर आया है। तो असल में अल्फा या अल्फा डैश कहने की जो वजह है वो अल्फा अल्फा डैश कहने की वजह ये है कि देखो अल्फा तो कोई एक ही होगा ना। अगर मैं दोनों को अल्फा कहूंगा तो मैं दो अलग अलग पोजीशन को एक सेम नाम से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, एक अल्फा डैश, तो दूसरा बीटा और बीटा डैश होगा। तो नाम जो इसका दिया गया है वो IUPAC स्टैंडर्ड्स पर तो नहीं कहलाएगा, लेकिन ये फिर भी IUPAC नेमिंग में भी जाओगे तो ये 2,2 डाइक्लोरो डाइथाइल सल्फाइड करके आ जाएगा। तो इसको हमने बीटा बीटा डैश डाइक्लोरो डाइथाइल सल्फाइड कहा हुआ है क्योंकि हमारी किताब में इस तरीके से नाम मेंशन है इसका, और MCQs में भी जब आया है तो करेक्ट ऑप्शन यही आया है, ठीक है? बट सर IUPAC में तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करते हैं ना पहले। हाँ, तो अगर इसमें हम लॉन्गेस्ट करें भी तो वो तो ये बन जाएगी इथेन। इसके अंदर बेटा जो IUPAC नेम का चक्कर होता है ना वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के लिए तो है, ठीक है, मैं मानता हूँ। अब इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाने जाओगे तो ये आपके पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आ जाएगी, इससे लॉन्गेस्ट क्या आएगी बताओ? जी सर यही आएगी। ठीक है ना? अब यहाँ असल में ये मल्टी फंक्शनल IUPAC नेम होता है, यानी कि जिसके अंदर मल्टी चेन्स होती हैं, एक से ज्यादा चेन्स होना पॉसिबल होता है। एक मतलब जैसे ये स्ट्रक्चर है ना, इसके अंदर 2 चेन्स हैं हमारे पास, समझ रहे हो? जी
तो ये डबल चेन मतलब नाम दिया जाता है, यानी कि जब मैं इसको कहूंगा ना तो मैं इसको ये कहूंगा 2, 2 डाइक्लोरो डाइथाइल सल्फाइड। अब मैंने जैसे ही 2 का लफ्ज लगाया ना तो वहां पर समझने वाला समझ जाएगा कि यहाँ पर मल्टी चेन्स है, क्योंकि 2 होता है या 2 होता है, 2 के बाद 2 होता है, बीटा होता है, बीटा के बाद बीटा डैश होता है। समझ रहे हो? तो बेसिकली हम मेन चेन कार्बन को सिलेक्ट करने के बजाय सल्फर को कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होती कार्बन की है, ठीक है, यही इसका आईयूपीएसी नेम माना जाता है, यही इसका आईयूपीएसी नेम है। जब हम मल्टी चेन्स में बात कर रहे होते हैं तो मल्टी चेन्स में जो हमारे पास, जैसे ये अभी कार्बन के साथ 2 चेन्स है ना, तो हम इन दोनों की चेन्स को देख रहे हो, डाई इथाइल। इसी तरीके से 4 की चेन होती तो मैं इसको डाई ब्यूटाइल कहता। फिर आखिर में जो फंक्शनल ग्रुप होता है हमारा, जो अकेला होता है, वो हम लिख लेते हैं। हम इसमें पेंटेन, ब्यूटेन, मीथेन, हेक्सेन करके नहीं लिखते, बल्कि इसको हम अल्काइल ग्रुप की सूरत में कंसीडर करते हैं। आप समझे? जी सर। ये चीज है। और कोई सवाल बेटा किसी का? बेटा और कोई सवाल? नो सर।